नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म में, द फिजिक्स जोन में। हम यहाँ पे नीट और जेई की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिसमें हमने एक चैप्टर शुरू किया है जिसका नाम है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो उस यूनिट डायमेंशन और मेजरमेंट में हमने दो बड़े सेगमेंट कंप्लीट किए, एक यूनिट डायमेंशन का। तो आज हमें कंप्लीट करना है इरर को, या हम इसी को बोलते हैं इरर एनालिसिस, या इसी का नाम है इरर थ्योरी। हम इरर थ्योरी बोले या इरर एनालिसिस बोले या सिंपल इरर भी बोलते हैं। क्लियर। तो इरर को समझते हैं। इरर को समझने के लिए हम इस तरीके से समझते हैं, जैसे हमारे पास ये पेन है। इस पेन की हमें अगर एग्जैक्ट लेंथ मीजर करनी है, एग्जैक्ट लेंथ मीजर करनी है, तो अगर इसके हमें एग्जैक्ट लेंथ मीजर करनी है तो हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो इसकी 100% लेंथ को 100% एक्यूरेसी के साथ मीजर कर दे। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की 100% एक्यूरेट वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे हम इसको किससे मीजर करेंगे? अपनी इस स्केल से मीजर करेंगे। इस स्केल पे हम इसको रखेंगे, तो ये जो स्केल है हमारी, इस स्केल का जो मिनिमम से मिनिमम मेजरमेंट है वो 1 mm है। कितना है? 1 mm। यानी कि 1 mm से छोटी मेजरमेंट को ये मीजर नहीं कर सकती है स्केल। क्लियर है? यानी कि इसमें अगर हल्का सा माइक्रो वेरिएशन होता है, माइक्रो वेरिएशन मतलब 10⁻⁶ के ऑर्डर का, तो उस वेरिएशन को ये स्केल मीजर नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि 100% एक्यूरेसी के साथ इस लेंथ की मेजरमेंट हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो जब इसको 100% मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो हमने मेजर किया वो वैल्यू और इसकी जो एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट वैल्यू होगी, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है उसी को हम बोलते हैं इरर। यानी कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर थी 15 सेंटीमीटर और हम मीजर कर रहे हैं 14.9999 सेंटीमीटर, तो जो 0.0001 की जो इरर आया, जो डिफरेंस आया है, वही हमारा इरर है। क्लियर? तो आइए बिना देरी करते हुए हम इरर को आगे समझते हैं। तो इरर हमारे पास कितने प्रकार की होती है, उनको एक एक करके हम समझते हैं और फील करते हैं। क्लियर है? सबसे पहला हमारा सिस्टमैटिक इरर। सिस्टमैटिक इरर है क्या, इसको समझते हैं। सिस्टमैटिक इरर एक ऐसी एरर है जो वन साइडेड होती है। कैसी होती है? वन साइडेड। अब कहेंगे वन साइडेड क्या होता है, मैं बताता हूँ। वन साइडेड का मतलब ये है कि ये एरर वन साइडेड होगी, मतलब कि या तो ये पॉजिटिव होगी या फिर निगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव होगी तो हर बार इसके मेजरमेंट में, इस डिवाइस से अगर आप मेजरमेंट करेंगे तो हर बार पॉजिटिव एरर मिलेगी। और अगर निगेटिव एरर है तो आप इस इंस्ट्रूमेंट से हर बार मेजर करेंगे तो हर बार आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेगा, मतलब कि उससे कम वैल्यू मिलेगी। तो ये या तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही देता रहेगा हर मेजरमेंट में, या तो ये निगेटिव निगेटिव ही हर मेजरमेंट में देता रहेगा। मतलब ये कि अगर आप इस स्केल से मेजर करेंगे, तो अगर आप इसको रखे और इसकी जो वैल्यू आई, ये आई 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी 13.001 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.001 सेंटीमीटर है, इसकी एक्चुअल वैल्यू थी 13 सेंटीमीटर, और जब आपने मेजर किया तो वही 13.001 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो आपने मेजर किया है वो उसकी इक्वलेट वैल्यू से थोड़ी सी ज्यादा है। तो यानी कि अब आप इसको इस स्केल से जितनी बार भी मेजर करेंगे, हर बार वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी, और हर बार थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा मिलेगी तो उसी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक इरर, जिसमें हम बोलेंगे ये इरर वन साइडेड इरर होती है। इनमें हम कुछ एग्जांपल है, मतलब कि इसके सिस्टमैटिक इरर के कुछ पार्ट्स हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटल इरर सिस्टमैटिक इरर के अंतर्गत आता है। इम्परफेक्शन भी इसी के अंतर्गत आता है। पर्सनल इरर भी इसी सेक्शन के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंटल इरर को समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल इरर है क्या। इंस्ट्रूमेंटल इरर वह इरर है कि जैसे आप, जैसे आज से कुछ वर्षों पहले जो राशन का कोटा होता है, जहाँ पे सरकारी गल्ला मिलता है, राशन मिलता है, तो वहां पे केरोसिन मिला करता था कुछ वर्षों पहले। केरोसिन जानते होंगे? नहीं जानते हैं तो जिसको बोलते हैं मिट्टी का तेल, हल्का ब्लू कलर का होता था। तो उसका जब कोटेदार मीजर करता था
तो वो ऐसे उठाता था और ऐसे करके ऐसे मेजर करके दे देता था। कई बार लोगों ने ये भी देखा है कि नीचे जो उसका नापने का जो पोर्शन होता है, जो जैसे ये है हमारे पास, इस टाइप का उनके पास एक केरोसिन को मेजर करने का इस तरह ग्लास टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता था। इसमें क्या करते थे, नीचे की तरफ से ये अंदर ठोक देते, जिससे नीचे की तरफ गड्ढा हो जाता था, अंदर की तरफ ये दब जाता था। जब ये अंदर की तरफ दब जाएगा तो अपने पता है कि इसके जो फ्लैट पोर्शन से अंदर की तरफ का जितना वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। और वॉल्यूम कम हो जाएगा तो इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हर बार ये जो 1 लीटर मीजर कर रहा था, ये जो कप 1 लीटर मीजर कर रहा था, अब हर बार ये कप 900 ml 900 ml मीजर करेगा। यानी कि हर बार वो 100 ग्राम केरोसिन कम देगा। 100 ग्राम केरोसिन हर बार वो कम देगा। यानी कि ये इरर ऐसी इरर हुई कि एक सिस्टम में सेट हो गई। अब सिस्टम में सेट हो गई तो अब केवल जब सिस्टम बदलेंगे तभी बदलेगा, अदरवाइज वो नहीं बदलेगा। तो इस तरीके के इरर को हम बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल इरर, जिसमें इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी होने की वजह से इरर आती है। जैसे ये स्केल है, इस स्केल में अगर बहुत ज्यादा दिन तक यूज करेंगे तो थोड़ा सा इसमें स्केच लग जाएंगे तो आपको नंबरिंग सही से नहीं दिखेगी। तो नंबरिंग सही से नहीं दिखेगी तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट कर पाना बहुत पॉसिबिलिटीज बहुत अच्छी नहीं होंगी। तो इसी प्रकार से इसमें अगर देखेंगे तो ये जो आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट बना था मेजर करने का, इसमें हर बार 1 लीटर की जगह पर 9 ml मेजरमेंट हो रहा था। और ये किस वजह से हो रहा था? इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से हो रहा था। ऐसी एरर को जब इंस्ट्रूमेंट्स की गड़बड़ी की वजह से या इंस्ट्रूमेंट के खराब होने की वजह से होता है, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्लियर है? कोई समस्या? दूसरा समझते हैं, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने बहुत परफेक्ट तरीके से मेजरमेंट नहीं किया। जैसे आपने थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर को आपने यहाँ पे इसे दबाया, कुछ समय पर जब आप उसको निकालते हैं वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर की रीडिंग बताता है, लेकिन वो टेम्परेचर की रीडिंग एक्यूरेट तब मिलती है जब उस आप थर्मामीटर को अपने मुंह के अंदर रखते हैं। तो आपने क्या किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से परफेक्शन के साथ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया है। अगर इसी जो थर्मामीटर को आपने साइड में रखा और आपके बॉडी का टेम्परेचर था 57 फ़ारेनहाइट, 57 फ़ारेनहाइट, और आपने उसको जब निकाला, आपका जब उसको आपने मुंह में रखा तो उसका जो टेम्परेचर आया वो कुछ दूसरा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ के टेम्परेचर से मुंह के अंदर के टेम्परेचर में बहुत छोटा सा डिफरेंस रहता है। तो आपने बहुत परफेक्शन के साथ इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया। जब आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज बहुत परफेक्शन के साथ नहीं करते हैं तो बहुत अच्छी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। तो इसको हम बोलेंगे इम्परफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट या फिर टेक्निक। पर्सनल एरर क्या होती है? पर्सनल एरर वो एरर होती है जो व्यक्ति की खुद की वजह से जनरेट होती है। जैसे कुछ लोगों में ऐसा होता है कि उसका बहुत बहुत ही माइनर वाइब्रेशन होता है। जैसे मतलब उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपता रहता है। अगर हाथ ऐसे ऐसे कांपता रहेगा तो हम जो है इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे कांपता रहेगा हाथ हमारा, तो ये जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट का जो एक्यूरेसी है बहुत अच्छी नहीं आएगी। वो हमारी खुद की पर्सनल गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। तो इस तरीके के जो हमारे पर्सनल कमी की वजह से होता है इसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। क्लियर है? रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर वो एरर होती है जब कभी किसी अचानक होने वाले वेरिएशन की वजह से जनरेट होती है। जैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्टेज देंगे जिससे करंट फ्लो होगी, और उन वोल्टेज का करंट के साथ रेशियो लेंगे तो हमारे पास बनेगा रेजिस्टेंस। क्योंकि जिस समय हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे थे उस टाइम पर अचानक से वोल्टेज फ्लक्चुएट कर जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत अच्छी तरीके से मेजर नहीं हो पाएगी। या हम इसको मेजर कर रहे थे ऐसे इस टाइप से और अचानक से अर्थक्वेक आ जाए, उसकी वजह से ये हल्का सा वाइब्रेशन होगा या हल्का सा इसका डिसबैलेंस होगा, तो जिसकी वजह से बहुत अच्छी रीडिंग नहीं आएगी। तो इस तरीके के जो अचानक से होने वाले वेरिएशन की वजह से हमारा मेजरमेंट में इफेक्ट पड़ता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।
यहाँ तक में किसी भी पॉइंट में, किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप लेक्चर देखते हो तक उसी टाइम पर आप कमेंट सेक्शन में नोट करके बताइए कि हाँ यहाँ पे ये समस्या है, उसको हम अगले लेक्चर में दोबारा डिस्कस करेंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया क्या आपको? यहाँ तक जब समझ में आया तो आपने देखा कि इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होती है। जब इंस्ट्रूमेंट की गड़बड़ी की वजह से उत्पन्न होती हैं, अराइज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। जब हमारे इम्परफेक्शन की वजह से हम बहुत अच्छे से तरीके से एक्सपर्ट नहीं है, हमारी टेक्निक सही नहीं है, हमारा प्रोसीजर सही नहीं है मीजर करने का, तो उसकी वजह से जो जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंट की वजह से होने वाली एरर। इसके बाद पर्सनल एरर। पर्सनल एरर वो एरर होती है जो हमारे खुद की मेजरमेंट के तरीके की वजह से या हमारे खुद के ऑब्जर्व करने के तरीके की वजह से जनरेट होती है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। जैसे कोई व्यक्ति है, उसकी आंख थोड़ी तिरछा चलती है, मैं ऐसा मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी आप समझेंगे मेरा कॉन्सेप्ट को, कि अगर उसका उसकी आंख मतलब कई बार आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति होते हैं वो देखते आपकी तरफ है लेकिन उनकी आंखें ऐसे दूसरी तरफ होती हैं, तो उसका रीजन क्या होता है, उनकी जो विजिबिलिटी है, विजिबिलिटी का एंगल थोड़ा सा शिफ्टेड है। अगर एंगल थोड़ा थोड़ा शिफ्टेड है तो वो जो ऑब्जर्वेशन होगा वो थोड़ा सा उनका वेरिएशन में होगा। या हमारे जब इंस्ट्रूमेंट करता हमें मेजरमेंट करते टाइम पर जब हम देखेंगे कुछ लोगों के हाथ ऐसे कांपते हैं, तो अगर हाथ ऐसे कांपते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को सही तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे, और सही तरीके से पकड़ नहीं पाएंगे तो मेजरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? और इसके बाद रैंडम एरर क्या है? रैंडम एरर वो एरर होती है जो हमारे एक्सपेरिमेंट के करने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते टाइम पर अचानक से होने वाले किसी फ्लक्चुएशन या वेरिएशन की वजह से जो इधर जनरेट होती है, उसी को हम बोलते हैं रैंडम एरर। क्लियर है? अब हम समझते हैं लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या होती है? वैसे लीस्ट काउंट एरर को थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे हमने लिया 1 किलो चीनी, 1 किलो चीनी लिया। अब हमने 1 किलो चीनी ली, 1 किलो चीनी हमने पॉलीथीन में भरवाई, पैक करवाई दुकानदार से। उसने 1 किलो चीनी इसमें भरी, तौल के हमको दी, जिसमें एग्जैक्टली 1000 ग्राम्स है, 1000 ग्राम्स है। क्लियर? और दुकानदार पीछे की तरफ घूम गया, आपने उससे से उस चीनी के पॉलीथीन से पैकेट से आपने 20 या 25 दाने बाहर निकाल लिए, 20-25 दाने बाहर निकाल लिए। तो चीनी के ढेर से आप 20-25 दाने बाहर निकाल लेंगे, तो वो जो 25 दाने जो आपने बाहर निकाले, कुछ तो अमाउंट बाहर निकला, लेकिन ये जो 20 से 25 दाने चीनी के आपने बाहर निकाले, उससे इस 1000 ग्राम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्या 20-25 दाने चीनी के निकाल लेने से क्या चीनी में 2-4 ग्राम की कमी आएगी? नहीं आएगी। एक्चुअल में मास बाहर निकला है तो कमी आनी चाहिए थी, कमी आई भी है, लेकिन उस कमी को ये जो किराने की दुकान में जो इलेक्ट्रिक तराजू रखा हुआ था या जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ था मीजर करने के लिए, उसमें इतनी क्षमता नहीं थी या इतनी एक्यूरेसी नहीं थी कि ये 20 से 25 दाने के निकलने से वेरिएशन को यहाँ पे ये डिटेक्ट कर पाए। क्लियर? उसी की जगह पर अगर आप सोनार के तराजू में रखे जाके ये 20 से 25 दाने, तो इस 20 से 25 दानों को भी वो एग्जैक्ट मेजरमेंट करके दे देगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट करके दे देगा। तो हमने क्या देखा कि ये जो इस इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम से मिनिमम मेजर कर सकते हैं वो 1 ग्राम होता है, और ये सोनार की जो इंस्ट्रूमेंट होता है सोनार का, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनका जो मेजरमेंट होता है 0.001 ग्राम, यानी 1 ग्राम के 100वें भाग को या 1/100 पार्ट्स को भी वो डिटेक्ट कर लेता है। तो जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जितना मिनिमम से मिनिमम मेजरमेंट को हम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, वो उसका लीस्ट काउंट कहलाता है। तो अगर देखें तो ये जो हमारे पास किराने वाली दुकान में जो ग्रोसरी की दुकान में जो हमारे पास रखा होता है तराजू, उसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 ग्राम है। 1 ग्राम से कम मेजरमेंट को वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार जो हमारा सोनार की दुकान में जो तराजू रखा हुआ था, उसका जो मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट का जो लीस्ट काउंट है वो 0.001 ग्राम है।
यानी कि 0.001 ग्राम की वैल्यू को भी डिटेक्ट कर लेता है। क्लियर है? अगर इस वैल्यू को डिटेक्ट कर लेता है तो इसका लिस्ट काउंट हुआ 0.001 ग्राम, इसका लिस्ट हुआ 1 ग्राम। केवल इस लिस्ट काउंट की वजह से जो एरर जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, उसी को हम बोलते हैं लिस्ट काउंट एरर। क्लियर है? नेक्स्ट हम समझते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट एरर। अब यहाँ से आपके कैलकुलेशन की चीजें चालू होती है। क्लियर है? यहाँ तक समझ पाए होंगे। आई मुझे लगता है कि आप बेहतर तरीके से फील कर पा रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर को फील करने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास वही चीनी की ये पॉलीथीन की बैग था, प्लास्टिक बैग, इसमें 1000 ग्राम चीनी थी, इसमें 1000 ग्राम चीनी थी। इसमें से आपने 25 दाने बाहर निकाल लिए। ठीक है, 25 दाने बाहर निकाल लिए, जिसका कुछ ना कुछ एक्चुअल वेट तो रहा होगा। मान लेते हैं वो जो जितना दाना आपने बाहर निकाला, वो जो वेट था उसका था 0.002 ग्राम्स। क्लियर? 0.002 ग्राम्स। या थोड़ा कम अच्छा लग रहा हो तो इसको लिख लेते हैं 0.02 ग्राम्स। क्लियर? ये जो आपने 25 दाने बाहर निकाले चीनी के, उससे इस 1000 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर आप बाहर से निकाल कर 20 से 25 दाने और इसमें ऐड भी कर देते हैं, तभी इसके मेजरमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी 1 ग्राम है, 1 ग्राम से छोटे वैल्यू को ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होता है बी, ये एब्सोल्यूट एरर जो होता है ये होता है ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो यही हमारा कहलाता है एब्सोल्यूट एरर। यानी कि जब आप इसी को सोनार के तराजू पे रखेंगे, सोनार के तराजू पे रखेंगे, तो ये जो रीडिंग देगा, ये देगा 1000.02 ग्राम्स। समझ में आया क्या? हमने मीजर कितना करना था? 1000 ग्राम। तो हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या हुई? 1000 ग्राम। हमने मीजर कितना किया? 1000.02 ग्राम्स। 1000.02 ग्राम्स। हमारे पास ट्रू वैल्यू कितनी हो गई? 1000 ग्राम्स माइनस जो रियल वैल्यू, जो मेजर्ड वैल्यू है 1000.02 ग्राम्स है। अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस लेने के बाद इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो मैग्नीट्यूड आया 0.02 ग्राम्स। ये हमारा क्या है? ये हमारा एब्सोल्यूट एरर है। समझ में आया क्या? जरा नोट करिए जल्दी से। ऊपर को हटाते हैं, यहाँ तक का हो चुका है। ये एक न्यूमेरिकल है जिसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? ये एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर को हमने क्या सीखा? एब्सोल्यूट एरर वैल्यू क्या होती है? ये होती है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। क्यों मैग्नीट्यूड लेंगे? कि ऐसा हो भी सकता था कि जो हमने दाने बाहर निकाल के ये हमने ऐड किए थे, तो ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ दाने उसमें ऐड भी किए हों। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? हमने ऐड किया था, और हमने जब निकालेंगे तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर? तो हम हटा भी सकते हो, निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेजर में। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम यहाँ पे लेंगे ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू और इसके बाद मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस जो लेंगे वो होगा हमारा मैग्नीट्यूड में। तो इसमें माइनस साइन से प्लस साइन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ तक समझ में आया क्या? क्या ट्रू वैल्यू आप लोगों को समझ में आई है?
ट्रू वैल्यू क्या होती है? जो एक्चुअल में हमारी वैल्यू होती है उसी को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। क्लियर है? और जो हमारे पास मीजर्ड वैल्यू आती है, जिसको हम मीजर करते हैं, परफॉर्म करते हैं, वो हमारी होती है मीजर्ड वैल्यू। और दोनों के डिफरेंस को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वही हमारी होती है एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? अब एब्सोल्यूट एरर के बाद हमको क्या पढ़ना है? मीन या फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर। ये एवरेज एब्सोल्यूट लिखना शायद मैं भूल गया था। मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? मीन या फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो जो हमारा एब्सोल्यूट एरर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा ए से। इसको हम लिखेंगे, जो ट्रू वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए नॉट से, और मीजर्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। क्लियर है? ट्रू वैल्यू को ए नॉट से, मीजर्ड वैल्यू को ए से, और इन दोनों के डिफरेंस को डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। तो हमारे पास मीन या फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर जो होगी, एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये पेन था, ये पेन, ठीक है? इस पेन की एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ है 15.00 सेंटीमीटर, 15.00 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमने चार बच्चों को दिया इसको, एक बच्चा ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। हमने कहा इनको नाप के बताओ क्या इसकी वैल्यू क्या है। तो क्योंकि जब स्केल पे रखेंगे तो 100% एक्यूरेट वैल्यू देगा नहीं। हमने एक बच्चे को दिया तो उसने बताया 15 पॉइंट, उसने बोला जी सर 15.02 सेंटीमीटर है। दूसरे ने क्या बोला? नहीं सर 14.9 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है, क्लियर, लेंथ है। तीसरे को हमने जब सी को दिया तो वो बोला नहीं 15.06 सेंटीमीटर है इसकी वैल्यू। और डी को दिया तो बोला नहीं सर 14.080 सेंटीमीटर है। क्लियर है? सबने अलग अलग परफॉर्म किया। तो इसके लिए जो मेजर्ड वैल्यू है, इस एक्यूरेट वैल्यू तो ये है, यानी कि ये जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलेंगे, ये ट्रू वैल्यू हो गई ए नॉट। ठीक, हमने ए को दिया, इसने बताया कि इसकी वैल्यू जो है, इसकी जो लेंथ है वो 15.02 सेंटीमीटर है, तो इसको हम बोलेंगे ए वन, जो हमने पहला मेजरमेंट लिया। जो दूसरा मेजरमेंट आया इसको हम बोलेंगे ए टू। जो तीसरा मेजरमेंट आया इसको हम बोलेंगे ए थ्री। जो चौथा मेजरमेंट आया इसको हम बोलेंगे ए फोर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई समस्या तो नहीं? हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से फील कर पा रहे होंगे। क्लियर है? जहाँ आप डाउट हो तो बताएंगे, और कॉपी पेन लेकर पूरा नोट करेंगे, अच्छे से फील करेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से सीक्वेंस के साथ पूरी फील के साथ आपको क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, आपको शायद पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में शायद इकट्ठा एक सीक्वेंस के रूप में शायद बहुत मुश्किल है कि मिल जाए। इसलिए बहुत अच्छे तरीके से सीरियस होकर समझेंगे। क्लियर? तो अब हमारे पास पहले भी मेजरमेंट हुआ था, पहले मेजरमेंट के लिए एब्सोल्यूट एरर क्या आएगी? डेल्टा ए। हमारे पास ट्रू वैल्यू क्या है? ए नॉट। मेजर्ड वैल्यू क्या है? ए वन। इन दोनों जो डिफरेंस आएगा पहले मेजर्ड वैल्यू के लिए, हम इसको लिखेंगे डेल्टा ए वन। क्लियर है? फिर इसके बाद ट्रू वैल्यू यही है कि दूसरी वाली जो हमने मेजर्ड वैल्यू निकाली थी, दूसरे बच्चे ने हमको बताया कि सर जी इतनी आई, तो हम इसको लिखेंगे ए टू। ये जो वैल्यू आएगी इसको हम लिखेंगे डेल्टा ए टू। क्लियर है? तो जो तीसरे बच्चे ने बताया कि नहीं सर ये वैल्यू नहीं थी, वैल्यू इसकी ए थ्री थी, तो ये जो वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट एरर की, इसको हम बोलेंगे डेल्टा ए थ्री। चौथे बच्चे ने बोला नहीं सर ऐसा नहीं था, ये सब झूठ बोल रहे हैं, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ए फोर है। अगर ए फोर है तो ट्रू वैल्यू के साथ जो इसका डिफरेंस आएगा इसको हम बोलेंगे डेल्टा ए फोर, यानी ए नॉट माइनस डेल्टा, सॉरी, माइनस
A4 और इन सभी का मैग्नीट्यूड लेना है। अगर ध्यान दें तो ट्रू वैल्यू 15.00 से हम 15.02 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये माइनस में आएगी, लेकिन हमें लेना क्या है, मैग्नीट्यूड लेना है, यानी पॉजिटिव ही लेना है। इससे छोटे से घटाएंगे तो 0.8 आएगा, ये भी हमको पॉजिटिव ही लेना है। समझ में आया क्या? यहाँ तक की कहानी समझ में आई? अब ध्यान दें, हमने सब कैलकुलेट किया। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो डेल्टा A1 आया, इसको कैलकुलेट किया डेल्टा A2 आया, इसको कैलकुलेट किया डेल्टा A3 आया, इसको कैलकुलेट किया डेल्टा A4 आया। तो इन सभी को, क्योंकि इसको कैलकुलेट किया तो मान लीजिए 0.2 आया, यहाँ पे 0.3 आया, यहाँ पे 0.5 आया, यहाँ पे 0.1 आया, इन सभी को ऐड करेंगे। डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4। क्लियर? ऐड करने के बाद जितने एक बार परफॉर्म किया गया है, कितने बार परफॉर्म किया गया, 1 2 3 4, उससे डिवाइड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये जो टर्म निकल के आएगा ये आएगा डेल्टा ए बार, डेल्टा ए बार। तो डेल्टा ए बार इज द मीन और एवरेज एब्सोल्यूट एरर which is the average of absolute error in different observations। समझ पाएंगे आप? मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में लिए गए एब्सोल्यूट एरर्स का एवरेज है। क्लियर? इसी को अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं, तो हमने केवल 4 परफॉर्म किए, हो सकता है हमने पूरे हमारी क्लास में 70 बच्चे थे, तो सभी बच्चों को हमने दे दिया नापो, सभी को दे दिया नापने के लिए, और सभी ने मेजर किया, सबने अलग अलग वैल्यू दी, तो हम इसको क्या करें, सभी बच्चों का एवरेज लेंगे। इसी तरीके से हमने पूरे स्कूल के सभी बच्चों को दे दिया, तो बहुत सारी संख्या हो गई, तो हम क्या करेंगे, इनका एवरेज लेंगे। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डॉट डॉट डेल्टा AM, ये कितने स्टूडेंट हो गए जो अलग अलग परफॉर्म करेंगे, n स्टूडेंट हो गए। तो n स्टूडेंट हो गए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास ये आ जाएगा डेल्टा ए बार, जिसको हम बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आई आपको? पक्का? अब आगे बढ़े हम। ठीक है, आगे समझते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर, दो चीज पढ़े, एक एब्सोल्यूट एरर और एक मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो जनरल फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि समेशन 1/n समेशन I इज इक्वल टू 1 to n और डेल्टा ए आई लाइक दिस। दिस इज डेल्टा ए बार, ये समेशन के टर्म्स में है। क्लियर है? उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग फिल कर पाए होंगे। बराबर? चलिए अब अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको सीखना है रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ मीन रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर का ट्रू वैल्यू के साथ रेशियो है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर आपको क्या आया, मीन एब्सोल्यूट एरर आपका आया डेल्टा ए बार, ट्रू वैल्यू क्या थी, ए थी। इन दोनों का जो रेशियो आएगा
इसी को हम बोलेंगे रिलेटिव या फिर फ्रैक्शनल एरर। समझ में आया क्या? क्या बोलेंगे? रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर क्या है? मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का रेशियो है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। क्लियर है? आगे समझते हैं। नेक्स्ट, परसेंटेज एरर। नेक्स्ट समझना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या है? ये जो आपका रेशियो आया फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर, इसी में आप केवल 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही बन जाता है परसेंटेज एरर। क्लियर? कहानी यहाँ तक के सीक्वेंस में समझ में आई। पहले हमने क्या पढ़ा? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में हमने 3 चीजें पढ़ी। एक इंस्ट्रूमेंटल एरर, फिर इम्परफेक्शन ऑफ मेजरमेंट या फिर इम्परफेक्शन ऑफ प्रोसीजर, थर्ड पर्सनल एरर। फिर इसके बाद हमने एक दूसरा एरर पढ़ा रैंडम एरर, जो कि किसकी वजह से अराइज होता है? सडनली फ्लक्चुएशन की वजह से अराइज होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा लिस्ट काउंट एरर, जो उस इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट की वजह से जनरेट होता है। फिर हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? जो ट्रू वैल्यू होती है किसी किसी ऑब्जेक्ट की या फिर किसी फिजिकल क्वांटिटी की, और इसके बाद जो मेजर्ड वैल्यू होती है, जो हमने मेजर किया, उन दोनों को जब हम डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस का फिर मैग्नीट्यूड लेते हैं। मैग्नीट्यूड लेने के बाद जो वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। फिर इसके बाद हमने पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? कि हमने जिस तरीके से एक बार मेजर किया उसी तरीके से हमने कई लोगों के द्वारा मेजर करवाया, या अकेले हमने ही उसको कई बार परफॉर्म किया, तो हमारे पास कई वैल्यूज आई। उन सभी एब्सोल्यूट एरर वैल्यू, जो एब्सोल्यूट एरर्स अलग अलग आएंगी, उन सभी एब्सोल्यूट को एक साथ हमने एवरेज लिया, उसी को हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर एवरेज एब्सोल्यूट एरर। क्लियर है? तो इसका जो एवरेज एब्सोल्यूट एरर आएगा, उसके साथ हम उसकी जो उस फिजिकल क्वांटिटी की जो रियल वैल्यू थी उसके साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलेंगे फ्रैक्शनल एरर। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि फ्रैक्शनल एरर में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा बन जाएगा परसेंटेज एरर। तो इस एरर की यहाँ तक की कहानी। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा था पहले से, क्योंकि बीच में अगर हम लिखते तो टाइम ज्यादा जाता और आपको वेट करना पड़ता, तो इससे बेहतर हमने इस क्वेश्चन पहले ही लिख लिया था। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्लियर? एन एक्सपेरिमेंटल, सॉरी, हाँ एक्सपेरिमेंटल, सॉरी एक्सपेरिमेंट, सॉरी सॉरी, इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। सेवरल स्टूडेंट्स मेड ऑब्जर्वेशंस फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। यानी कि 1 लाख, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था, 1 लाख बहुत सारे बच्चे थे, उनमें से कुछ बच्चों को हमने चुना, उनमें से चुन के हमने उन 8-10 बच्चों का एक ग्रुप बनाया। यहाँ पे कितने बच्चे हैं अगर देखें तो ये 1 2 3 4 5 मेजरमेंट आए, यानी कि हमने 5 बच्चों को दिया था, 5-5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया, जैसे जनरली सवाल होता है स्कूलों में होता है कि 5-5 या 10-10 बच्चों का ग्रुप बनाया जाता है, फिर उनको एक इंस्ट्रूमेंटल पकड़ा दिया जाता है, उसके बाद वो उसमें मेजरमेंट करना चालू करते हैं, फिर उसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। हाँ, तो कर क्या रहे थे वो? फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम था। सिंपल पेंडुलम लास्ट क्लास में आपको बताया गया था क्या होता है। ये एक प्रकार से एक स्ट्रिंग होती है, इसमें हम यहाँ पे एक मेटेलिक बॉब लटका देते हैं, फिर इसको ऐसे पकड़ के इसे खींचते हैं, खींचने के बाद इसको छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं तो इस टाइप से ये ऑसिलेट करना चालू कर देता है। जैसे ही ऑसिलेट करना चालू कर देता है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगता है उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड या टाइम ऑफ ऑसिलेशन। क्लियर है? सो टोटल 5 बच्चे थे, 5 बच्चों ने अलग अलग इस तरीके से मेजरमेंट किया। क्लियर है? इस तरीके से अलग अलग बच्चों ने मेजरमेंट किया। जब इस तरीके से अलग अलग बच्चों ने मेजरमेंट किया तो उन्होंने कुछ वैल्यू निकाली। ये जो वैल्यूज निकाली, इनमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे? ट्रू वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम इन सभी का एवरेज लेंगे, इन सभी का एवरेज लेंगे। तो ट्रू वैल्यू के लिए
ट्रू वैल्यू के लिए सबसे पहले सभी का एवरेज लेंगे। एवरेज लेने के लिए सभी को पहले ऐड करेंगे, तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80, क्लियर। ये वैल्यूज आई थी, क्लियर। तो कितने एक्सपेरिमेंट हुए, 1 2 3 4 5, इन सबको हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो आपको इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 1 1, ये प्लस है सॉरी, कितना था 6 3 5 6 4 2 4 2, ये प्लस है, क्लियर, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 1 2 3 3 6 9 9 3 फिर 12 1 8 7 15 15 2 15 4 19 19 5 13 13 1 16 16 1 6 6, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 0.24, यहाँ पे 21 2 2 4 6 6 2 8 8 2 कितना 2 4 10 10 10 13/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, डिवाइड करेंगे। मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, आप लोग ईमानदारी से अपने यूज करेंगे, आप मतलब ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम बचाने के लिए मैं थोड़ा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। 13.12 डिवाइडेड बाई 5, ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 2.624, क्लियर। ये हमारे पास आ गई ट्रू वैल्यू, क्लियर। अब हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है सभी मेजरमेंट का। सभी मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डेल्टा, ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड के लिए टी था, तो डेल्टा टी1। डेल्टा टी1 क्या होगा, जो पहला वाला मेजरमेंट था 2.63, इससे घटाएंगे तो 2.63 माइनस 2.64 इज इक्वल टू 0.01, सेपरेट करेंगे ये आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा तो प्लस में आएगा। डेल्टा T2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 6 है, 5 6 है, और ये 4 और 4 3, कितना हो गया, इस वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 62, और ये 56 6, ये हो गया, यहाँ पे आएगा 0.06, इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.2, डेल्टा T3 इक्वल टू 0.20, इस वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 1, तो 7 1 6 2 11 9, ये आ जाएगा डेल्टा T3 इक्वल टू 0.09, डेल्टा T4 इक्वल टू, लास्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 62 82, सॉरी 80, तो बन गया 8, और प्लस 1 0.18। इन सभी का एवरेज लेंगे। एवरेज लेने के लिए फिर डेल्टा टी बार, इन सभी का एवरेज लेंगे तो 1 6 7 7 9 6 16 16 8 24 होता है क्या, तो हो जाएगा 24 2, तो 2 1 1, और 2 2 4 5, 0.54 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू डेल्टा टी इज इक्वल टू बिकम्स 0.10 8 शायद, यही आएगा, बराबर। तो इसको, क्योंकि जो हर एक डिजिट है सेकंड डेसिमल तक है, तो इसको सेकंड डेसिमल तक लाएंगे, तो इसका जो राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा 0.11, क्लियर है। क्योंकि अभी राउंड ऑफ आपको सिखाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी आप लोग सीख लेंगे कि ये वैल्यू जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। कैसे होगा, अगर राउंड ऑफ में और सिग्निफिकेंट फिगर्स में सीखेंगे, क्लियर। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास क्या हुआ, मीन मीन एब्सोल्यूट एरर। और मीन एब्सोल्यूट एरर में हमें फ्रैक्शनल एरर लेना है। फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास मीन वैल्यू आती है उस पे ट्रू वैल्यू को, ट्रू वैल्यू कितनी थी, ये थी 2.0624 को डिवाइड कर देंगे तो ये 2 डेसिमल से ये 2 डेसिमल, और ये 0 1 1 0 डिवाइडेड बाई 2624, ये वैल्यू आ गई हमारे फ्रैक्शनल एरर।
अब फ्रैक्शनल एरर में परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, इसमें केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूँ। आप लोग लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, खुद से करेंगे, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। डिवाइडेड बाई 2624, 4.19। मैं एक बार आंसर मैच करा लेता हूँ क्या सही आया है। गुड, ये आया 4.19, 4.19%। अप्रोक्सीमेटली ये जो आया, ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 4%। क्लियर है, अप्रोक्सीमेटली आया 4%। क्लियर है। चलिए, तो हमने यहाँ से परसेंटेज इधर कैलकुलेट कर ली। क्लियर। जो हमारे पास ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, यहाँ तक समझ में आया क्या? उम्मीद करते हैं कि ये सब पूरा आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, आगे समझते हैं। इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये कहते हैं रीडिंग ऑफ मेजरमेंट। रीडिंग ऑफ मेजरमेंट, रीडिंग ऑफ मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि अब आप लिखेंगे कैसे? आपकी ट्रू वैल्यू तो दूसरी थी, और इसके बाद आपने कैलकुलेट किया इसकी एब्सोल्यूट एरर को, मीन एब्सोल्यूट एरर को 0.11। तो आपके पास जो रीडिंग आएगी, रीडिंग को लिखेंगे टी इज इक्वल टू होता है ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। ट्रू वैल्यू प्लस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ट्रू वैल्यू फिर क्या है थी आपकी 2.62 थी शायद, और प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस लगाएंगे यहाँ पे। ये प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इधर घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ये हो जाएगा 0.11 सेकेंड। दिस इज द एग्जैक्ट रीडिंग। ये क्या है? एग्जैक्ट रीडिंग। ये जो हमारी आई थी, एक्चुअल में आई थी 0.108, क्योंकि यहाँ पर सेकंड डेसिमल एक्यूरेट वैल्यू दे रहा था। इसको मतलब ये केवल सेकंड वैल्यू तक देगा। सेकंड वैल्यू के लिए हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। इसको राउंड ऑफ करेंगे, ये डिजिट अगर जिसको हमें राउंड ऑफ करना होता है, तो ये अगर 5 से ज्यादा है तो हम अगले इसके जस्ट पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। अगर ये 5 से कम है तो हम इसको डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। लेकिन ये 5 से ज्यादा है तो इधर अगली वाली डिजिट में ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 1, तो हो गया 0.11। क्लियर है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आई होंगी, बेहतर तरीके से फील हुआ होगा कि एब्सोल्यूट मतलब टोटल इरर थ्योरी होती क्या है, इरर में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं, कितने प्रकार की इरर पढ़ते हैं हम लोग। फिर उसके बाद हमने एक बेहतर एग्जांपल से आप लोगों को समझाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगर ये सारे लेक्चर्स आपको वास्तव में हेल्पफुल लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अच्छे से कमेंट करिए। जहाँ पे कोई समस्या आती है तो उसको रिजॉल्व की जाएगी उस समस्या का। क्लियर है। चलिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए लेक्चर के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।